नमस्कार दोस्तों। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति का लेसन नंबर 7 लोकतंत्र के परिणाम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए। आइए देखते हैं लोकतंत्र के परिणाम। सबसे पहले हमें लोकतंत्र क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसको जान लेंगे तो हमारे लिए इस लेसन को समझना कतई आसान हो जाएगा। एक होता है, आइए हम देखते हैं लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन होता है कुछ सत्यापन करना या वेरिफिकेशन या जांच पड़ताल करना। तो एक तो होता है लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र। लोकतंत्र का हम साधारण शब्दों में इसका अर्थ इस प्रकार से ले सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कि जनता अपने प्रतिनिधि, अपने नेता को खुद वोट डालकर चुन सकती है। जैसे अगर हम सबसे ग्रामीण स्तर पर देखें तो जो ग्राम पंचायतों में वोट होते हैं, हम अपना वोट डालकर अपने गांव के सरपंच को, इसी प्रकार विधानसभा या लोकसभा के वोट होते हैं तो उसको चुनकर अपने उम्मीदवार चुनकर सरकार में भेज सकते हैं। ये होता है लोकतंत्र। यानी कि हम एक आम या अति साधारण शब्दों में समझ सकते हैं ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता खुद वोट डालकर अपनी सरकार को चुनती है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था में जो शासन होता है वो पूर्ण रूप से संविधान के तहत या कानून या नियमों के तहत ही चलाया जाता है। इसके विपरीत होता है राजतंत्र। इसके भी दो भाग हैं, एक होता है निरंकुश राजतंत्र। अगर हम इसके आगे निरंकुश शब्द को लगा देते हैं तो वो ऐसी शासन व्यवस्था हो जाती है उसमें जो उस देश का राजा होता है या जिसको हम क्राउन बोलते हैं, उसके तहत ही शासन चलाया जाता है। उसके कहने वाला, उसके नियम कानून कोई प्रावधान नहीं होता। उसके प्रत्येक जबान से निकला हुआ शब्द कानून के तहत कानून माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत होते राजतंत्र। इसके अंदर भी चलाता तो एक शासन व्यवस्था को एक राजा ही होता है, लेकिन इसमें अंतर मात्र यह होता है कि जो इसमें शासन चलता है वो संविधान के तहत या कानून नियमों के तहत होता है। इसमें राजा अपनी मनमर्जी के कानून नियम नहीं बना सकता है। लेकिन अगर इसके अपेक्षा हम लोकतंत्र को देखें तो इसमें जो हम अपने राज्य में मुख्यमंत्री को चुनते हैं, देश में प्रधानमंत्री को चुनते हैं, उसमें हम जनता खुद वोट डालकर उनको चुनती है। लेकिन राजतंत्र व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है, वो उनको चुन नहीं सकते हैं। जैसे राजा होता है, उसके बाद उसका जो संतान होगी, बेटा या बेटी, वो गद्दी पे बैठेगा, लेकिन वो निरंकुश नहीं होता है। फिर भी अगर निरंकुश हो जाता है तो राजा उसके पीछे कोई रोक टोक नहीं होती। जैसे कि हम उत्तर कोरिया के उदाहरण को ले सकते हैं। जो किम जोंग उन होता है वो आए दिन ऐसी हरकतें करता रहता है कि अगर उससे कोई, मान लो उसके दिमाग में कोई बंदा या कोई आदमी खटक जाए या उसको कसक जाए तो उसको वो कोई नियम कानून नहीं उसको फांसी पे चढ़ा सकता है। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र के परिणाम क्यों, चाहे वो कैसी भी शासन व्यवस्था हो, लोकतंत्र हो, राजतंत्र, चाहे या निरंकुश राजतंत्र हो, हर शासन व्यवस्था में कुछ अच्छे भी परिणाम होते हैं तो कुछ बुरे भी परिणाम होते हैं। लेकिन इन दोनों की अपेक्षा या निरंकुश राजतंत्र या राजतंत्र, इन दोनों की अपेक्षा लोकतंत्र को सबसे उत्तम शासन व्यवस्था माना जाता है। लगभग 100 देशों में ये लोकतंत्र व्यवस्था आज के समय में लागू है। लेकिन अब सभी देशों में लोकतंत्र समान रूप से लागू है तो ऐसा तो है नहीं कि सभी में समान रूप से विकास क्या हुआ है, विकसित हो रहे हों। सबका कल्चर अलग है, सबकी संस्कृति अलग है, सबका रहन सहन, खान पान हर देश का अलग अलग है। जैसे कि अब हम अगर लोकतंत्र के देखते हैं, हमारा भारत देश भी एक लोकतंत्र है, यानी कि डेमोक्रेसी। अमेरिका भी लोकतंत्र है, ठीक है। तो अब अगर अमेरिका और भारत की तुलना करें, अगर हम मान लो भारत और अमेरिका की तुलना करें तो इसमें क्या होगा, देखेंगे कि अमेरिका तो बहुत विकसित कंट्री है लेकिन भारत उसकी अपेक्षा कम है। अब तो हम इसके मूल्यांकन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या लोकतंत्र के अच्छे परिणाम हैं और क्या इसके बुरे परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि लोकतंत्र का क्या महत्व या क्या परिणाम है। नंबर 1, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। यानी कि
लोकतंत्र व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है, क्योंकि जब हम अब कोई अपना प्रतिनिधि खड़ा होता है या किसी भी समाज का होता है, तो कोई किसी भी समाज का खड़ा हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, किसी भी समूह, किसी भी धर्म की समुदाय का प्रतिनिधि खड़ा हो सकता है। इससे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि मान लो अब भारत देश में हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा, तो केवल हिंदू हिंदू प्रतिनिधि खड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम भी हो सकता है, जैन, सिख, सब धर्म के, सभी कल्चर के लोग चुनाव लड़ सकते हैं और सरकार में आ सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि उनको लगता है कि हमारी भी बात सुनी जा रही है, तो इससे लोगों में आपसी बढ़ावा, समानता की भावना पैदा होती है। उनमें उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। नागरिक एक अच्छी सरकार का चुनाव कर सकते हैं। लोकतंत्र या लोकतंत्र व्यवस्था को हमने किस देश से लिया है? वो लिया है हमने ब्रिटेन से या इंग्लैंड से या ग्रेट ब्रिटेन, तीनों एक ही मान सकते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि जो हमें नागरिक खुद वोट डालकर एक अच्छी सरकार का चुनाव कर सकता है। अभी अभी हाल ही में 10 तारीख को लगभग 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए। तो इसमें क्या है कि अगर जनता को पिछली सरकार अच्छी लगे तो वो वोट डालकर उनको वापस चुन सकती है। अगर बाई चांस या मान लो सरकार ने उस राज्य के लिए अच्छे कार्य नहीं किए, जैसे मान लो अभी यूपी है, यूपी में पहले थी बीजेपी सरकार, अब यूपी की जनता ने फिर बीजेपी सरकार को चुना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बीजेपी सरकार ने वहाँ अच्छा काम कार्य किए लोगों के लिए, वो उसकी सरकार सरकार जनता है जो सरकार कार्य सहमत है। अगर वो सहमत नहीं होती तो क्या होता कि वो उस सरकार को नहीं चुन, किसी और सरकार चुन लेती। तो इससे इससे क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास चॉइस होती है अपने लिए किसी अच्छी सरकार चुनने का। नंबर 2 देखते हैं, एक अच्छी सरकार का निर्माण होता है। इससे क्या होता है कि लोग वोट डालेंगे तो क्या होगा, एक अच्छी सरकार निर्माण होगा, यानी कि जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व हो, जनता के कल्याण के लिए कार्य करे। तो ऐसे अगर कार्य नहीं करेगी तो जनता फिर अगले टर्म में चुनाव होंगे, 5 साल बाद होंगे, जैसे मान लो यूपी में ही है, अगर सरकार इस बार अच्छे कार्य नहीं करेगी तो अगली बार जनता उसको चुनेगी नहीं। आगे देखते हैं नंबर 3 तो देख लिया। नंबर 4 देखते हैं, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सरकार होती है, सरकार जब जनता वोट डाल के इस सरकार को चुनती है, तो जो सरकार होती है, जैसे अभी उदाहरण के लिए यूपी का उदाहरण ले लेते हैं, तो यूपी में किस सरकार आई है? अब आई है बीजेपी की। तो जब बीजेपी ये सरकार आई है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? यानी कि इसको अपने जो कार्य का जवाब किसको देना पड़ेगा? जनता को देना पड़ेगा। अगर वो इसके लिए अच्छा कार्य नहीं करेगी तो जनता उसको अगले टर्म के लिए चुनेगी नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि जो लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जनता के जवाबों को उसको सवाल देना ही होता है। अगर सरकार ऐसे गलत कार्य करेगी तो वही होगा कि सरकार चली जाएगी उसकी। आगे देखते हैं, जनता सरकार गलत नीतियों का विरोध कर सकती है। इसकी बहुत खास विशेषता है कि लोकतंत्र होता है, तो लोकतंत्र में जनता है जो वो सरकारी गलत नीतियों का विरोध कर सकती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि सरकार ने जो कृषि कानून लाए थे, जिसको काला कानून भी काला कानून भी कहा था, तो उसमें क्या था कि जो जनता थी, जो किसान भाई थे, वो उससे खुश नहीं थे। अब खुश नहीं तो उन्होंने क्या किया, बीजेपी के खिलाफ खुश नहीं तो उन्होंने आंदोलन चलाया, मोर्चा खोला। तो सर इससे क्या होगा, सरकार को दबाव में आकर वो कानून तीनों वापस लेने पड़े। लेकिन ऐसा राजतंत्र व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। अब राजतंत्र व्यवस्था में क्या होता है कि राजा को जो फुल परमिशन होती है या फुल अथॉरिटी या पावर होती है कि वो कोई भी कानून बनाए, उसमें जनता की भागीदारी कतई नहीं होती है। तो ऐसे में अगर राजतंत्र व्यवस्था में कोई कानून बनता है तो उसको वापस नहीं ले सकती है। इसके विपरीत जो लोकतंत्र व्यवस्था है, सरकारी गलत नीतियों का विरोध कर सकती है। देखा होगा कि अगर सरकार कोई गलत कार्य करती है तो आए दिन दबाव समूह, हित समूह या विभिन्न आंदोलन चल जाते हैं। तो ये क्या है कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करती हैं। ऐसे ही जब कोई कानून बनता है संसद में, एक तरफ लोकसभा होती है और दूसरी होती है राज्यसभा प्लस में, ये दोनों मिलकर कानून बनाती है। तो इससे पहले क्या होता है कि किसी भी कानून को लेकर काफ़ी लंबे समय तक बहस होती है। यानी कि उनके ऊपर चर्चा होने के बाद इसके क्या अच्छे परिणाम है, क्या इसके बुरे परिणाम निकलेंगे, उसकी संपूर्ण रूप से चर्चा होने के बाद ही वे कानून बनता है। तो इसमें क्या है कि कोई भी कानून जल्दी वाजिब नहीं बन सकता है।
अब हम इसके कुछ लोकतंत्र व्यवस्था के कुछ गलत परिणाम देखते हैं। एक बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि कोई भी शासन व्यवस्था चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो जाए, चाहे वो कितनी अच्छी हो, लेकिन उस व्यवस्था में, उस नीति से या नियम कानूनों में हमेशा कुछ ना कुछ गलती या कुछ ना कुछ कमी हमेशा ही रहती है। जैसे कि भारत में लोकतंत्र व्यवस्था है, सभी को समानता का अधिकार है, सभी यानी कि सभी समान रूप से कार्य कर सक कोई भी काम कर सकते हैं जो यानी कि गैर कानूनी ना हो, यानी कि सब अपना समान रूप से विकास कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ तो बहुत अमीर व्यक्ति हैं और उसके विपरीत कुछ इतने गरीब है कि उनको एक दो टाइम के लिए रोटी नसीब नहीं होती। जैसे कि अमीर के तौर पर हम देख लेते हैं मुकेश अंबानी, रतन टाटा हो गए, और ये बिरला बिरला ग्रुप। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे थे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। आपने कभी ट्रेन की यात्रा करी हो तो ट्रेन के आसपास या दिल्ली में तो ट्रेन की पटरियों के पास ही झुग्गी बस्ती बनाकर लोग रहते हैं। तो इससे क्या है कि लोकतंत्र व्यवस्था में भी सबको समान रूप से भागीदारी नहीं मिलती है। फिर कुछ कहा जाता है कि लोकतंत्र व्यवस्था जो अमीर व्यक्ति हैं, जो रिच मैन है, उनके लिए ही उनकी फ़ायदेमंद की ज़्यादा होती है, क्योंकि वही सत्ता में आते हैं। तो गरीब आदमी सत्ता मा नहीं सकता, सत्ता मानने के लिए उसको खड़े होने के लिए या वोट में तो प्रचार करने के लिए पैसे चाहिए, वो गरीब आदमी के पास होते नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जनता की भी थोड़ी सी कम भागीदारी होती है। ठीक है। और देखते हैं कि हम चुनाव में देखा होगा कि लोग जब चुनाव होते हैं तो लोग पैसों के आधार पर अपने चुनाव कुछ यानी कि 1,000-500 रुपये के ऊपर वो अपने वोट की शो यानी कि किसी को भी दे सकते हैं। उनके किसी के कहने पे, मान लो बीजेपी है, बीजेपी मान लो 500 रुपये किसी व्यक्ति को दे कि हमको वोट देना, तो वो दे देंगे। उनको क्या, उनको पैसे चाहिए। तो ये कुछ लोकतंत्र व्यवस्था के कुछ हानिकारक परिणाम भी होते हैं। लेकिन जो राजतंत्र व्यवस्था होती है वो इसमें कुछ ये फ़ायदा हो सकता है कि वो शिथिल होती है। मान लो सरकार को कोई कानून बनाना है, तो कोई इमरजेंसी बहुत ज़रूरी कानून है, जैसे कि अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो मान लो अगर यूक्रेन में मान लो राजतंत्र व्यवस्था हो तो वो कोई भी कानून बहुत जल्दी बना देगा। अगर अगर इसके विपरीत भारत जैसे देश में कोई कानून बना हो तो पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो अगर कोई इमरजेंसी कानून बनाना हो तो उसके लिए राजतंत्र व्यवस्था स्थिर होती है, यानी कि हेल्पफुल होती है, कामयाब होती है इसके। और सरकार, इसमें जो सरकार होती है वो स्थिर होती है। जो लोकतंत्र व्यवस्था क्या होती है, हर 5 साल में हर देश में अलग अलग टर्म होती है, अलग अलग कार्यकाल होता है। लेकिन जो राजतंत्र व्यवस्था स्थिर होती है, क्योंकि अगर एक बार राजा बन गया तो वो अपने पूरे जीवन काल वो राजा रहता है। तो इससे क्या है कि सरकार कोई लंबी योजना या यानी कि 10 या 20 साल के लिए कोई नीति बनानी है तो उसको बना सकती है। लेकिन जो लोकतंत्र व्यवस्था होती है उसमें ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था में इसका ध्यान रखना पड़ता है कि अगर सरकार भी बचाना ज़रूरी है। अगर मान लो कोई ऐसा गलत कार्य कर दिया तो सरकार उसकी गिर जाएगी, तो इसलिए उसको ध्यान रखना होता है। इसके विपरीत राजतंत्र व्यवस्था इसके लिए कुछ कामयाब या हेल्पफुल होती है इसके अलावा। अब आगे देखते हैं उत्तरदायी, जिम्मेवारी व वैध शासन। यानी कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार और जिम्मेवारी और वैध शासन होता है। ऐसा नहीं कि राजतंत्र व्यवस्था में वैध शासन नहीं होता है। वो निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था होती है उसमें जो ऐसे नहीं कि जो राजतंत्र व्यवस्था होती है उसमें नियम कानून नहीं होते। नियम कानून तो उसमें भी होते हैं, लेकिन जो उसके आगे चल निरंकुश राज व्यवस्था होती है, जो कठोर रूप होता है उसका, जैसे कि उत्तर कोरिया है, किम जोंग उन है। कभी आप उसकी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना तो आपको पता चलेगा कि वो कितना क्रूर है या कितने निर्दयी शासक है। उसको जनता से कोई लेना देना नहीं। जिस उसने जो कानून बना दिया वो जनता के लिए फाइनल होता है, उसमें किसी की रोक टोक नहीं चलती। अगर ऐसा होता है तो उसको तोप से उड़वा देता है। इसके विपरीत होते हैं संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र में नियम कानून होते हैं, लेकिन उसके बाद जो सबसे उत्तम प्रकार की शासन व्यवस्था होती है उसको हम लोकतंत्र व्यवस्था बोलते हैं। लोकतंत्र। तो लोकतंत्र व्यवस्था में देखते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेवारी होती है, क्या वैध शासन होता है और किसके प्रति उत्तरदायी होती है। अभी हमने पीछे बताया कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि उसको जीतने के बाद, जब सरकार जीतती है तो अगले 5 साल बाद जब वो मंत्री या विधायक या एमएलए वो उस क्षेत्र में वापस चुनाव जनता से वोट मांगने के लिए आता है, तो उसको जनता की बातों को जवाब देना होता है। क्या कि उसने जो जनता ने उसको कार्य सौंपे थे अपने प्रतिनिधि के तौर पे, वो कार्य किए या नहीं किए। अगर किए होंगे तो वो बेधड़क होकर जनता के पास आ सकता है, अगर नहीं किए तो वो जनता से क्या, फिर जनता से गाली खाएगा, उसमें तो क्या बात है। देखते हैं लोकतंत्र व्यवस्था में सरकार की यह जिम्मेवारी होती है कि वह लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करे।
प्राथमिक आवश्यकता से ये होता है कि जो गरीब व्यक्ति होता है उसकी प्राथमिक आवश्यकता क्या होगी, रोटी कपड़ा मकान। तो उसके लिए सरकार की जिम्मेवारी है, जो गरीब व्यक्ति है, जो कमाने में असमर्थ है, या बूढ़े व्यक्ति हैं, जैसे आपने जो आपके दादा दादी होते हैं उनको जो सरकार होती है पेंशन देती है। तो ये क्या है, ये इसको हम कल्याणकारी योजनाएं बोलते हैं। कल्याण कि सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करती है। जो गरीब व्यक्ति है उनको सरकार मकान घर मकान बनाने के लिए ग्रांट वगैरह देती है। तो ये क्या है, ये सब लोगों की प्राथमिक आवश्यकताएं। तो इसके साथ ही कुछ सरकार लोगों को कामयाब या उनको उनको तकनीकी शिक्षा देने के लिए भी उन्हें कुछ योजनाएं चलाती है, जैसे कि PMKY हो गया, या हरियाणा में चल रही है एक सक्षम युवा। उसके इसके साथ हम देख सकते हैं कि चलो अभी याद नहीं आ रहा उसका नाम। नंबर 2, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जो हमने पहले ही बताया था आपको। सरकार वैध रूप से शासन करती है। लोकतंत्र व्यवस्था में सरकार वैध रूप से, यानी कि जो सरकार में का नियम कानून है, जो भारत का संविधान, उसके तहत ही सरकार शासन चलाती है। इसके अलावा वो अपनी मनमर्जी से कोई भी शासन व्यवस्था नहीं चला सकती है। आगे देखते हैं, इसमें स्वतंत्र व स्वच्छ तरीके से चुनाव होते हैं, यानी कि जो लोकतंत्र व्यवस्था होती है स्वतंत्र, यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, और कोई भी व्यक्ति किसी को भी अपना वोट दे के उस प्रतिनिधि को अपने लिए चुन सकता है। और स्वच्छ होता है कि हर नियमित 5, यानी कि भारत में तो 5 साल की वो चुनाव जो जो अवधि होती है, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, यानी कि जो ईमानदारी से होते हैं, उसमें कोई रोक टोक या पक्ष विपक्ष नहीं होता है। जनता आम जनता अपने प्रतिनिधि से मिल सकती है और अपनी समस्या को बता सकती है। कि इसमें क्या होता है कि जो आपके क्षेत्र का विधायक होता है या MP MLA जो भी होता है, उससे आप अपनी जो समस्याएं होती है, मान लो कोई किसी गांव की समस्या है कि उसमें वो कोई स्कूल नहीं है, या कोई कोई सड़क बनवानी है, या पानी की किसी गांव में समस्या है, तो वो अपनी समस्या को बेझिझक होके अपने जो जो उसका जो क्षेत्रीय उसके क्षेत्र में जो मंत्री या होता है या विधायक होता है उसको बता सकती है। वो उस जनता की सुनवाई करके उसको कार्य को जल्दी से करवाने की कोशिश करता है। लेकिन ये व्यवस्था राजतंत्र व्यवस्था में नहीं होती है। इसलिए इन सब की अपेक्षा लोकतंत्र व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, जो कि हमारे भारत देश में भी लागू है। इस व्यवस्था का श्रेय देने का श्रेय किस देश को जाता है, वो ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन या इंग्लैंड ने हमको इस लोकतंत्र व्यवस्था से अवगत कराया। इससे पहले हमारे यहाँ ऐसी कोई शासन व्यवस्था नहीं थी।